तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखने होते हैं जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और ये है हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मैराथन सीरीज़ जिसमें हम पूरी सर्जरी को सिर्फ 15 डेज़ के अंदर यानी कि सिर्फ 15 वीडियोस के थ्रू इन सभी लॉन्ग और शॉर्ट टॉपिक्स को सिर्फ 15 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले थे, जिनमें से डे 1 और डे 2 के इन सारे टॉपिक्स को हमने एक एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिया था। अब बात है हमारे ये डे 3 की, जिसमें कि हमें बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ ओरल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स और प्ल्यूमॉर्फिक एडिनोमा, इन सभी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में सर्जरी में पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डे 3 के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है स्किन का, जो कि मोस्ट कॉमनली फेस में देखने के लिए मिलता है। तो आई और जो नोज का एरिया है बोले तो हमारा जो अपर चीक का जो एरिया है वहाँ से इसका इनिशिएशन होता है, जो कि फर्दर एक्सपैंड होने के बाद कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये जो फोटो है ये हमारी फोटो है बेसल सेल कार्सिनोमा की, और होता क्या है कि मोस्ट कॉमन कैंसर है स्किन का बेसल सेल कार्सिनोमा। किस टाइप का होता है? लो ग्रेड का और स्लो ग्रोइंग कैटेगरी का कार्सिनोमा होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखनी है, लोकली इन्वेजिव कैंसर होता है। ठीक है, इसमें जो मेटास्टेसिस है वो रेयरली देखने के लिए मिलती है। तो 3 बातें जो आप इंट्रोडक्शन में लिखने वाले हो, सबसे पहला कि मोस्ट कॉमन कैंसर होता है स्किन का, लो ग्रेड और स्लो ग्रोइंग कैटेगरी का होता है, लोकली इन्वेजिव होता है जिसमें कि मेटास्टेसिस रेयरली देखने के लिए मिलती है। ईटियोलॉजिकल पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला यूवी लाइट्स के एक्सपोजर की वजह से, जिसे हम सोलर केराटोसिस भी कहते हैं। तो सोलर केराटोसिस यानी कि यूवी लाइट के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, एक्सरे इरेडिएशंस की वजह से हो सकता है, आर्सेनिक के कांटेक्ट में बार बार आने की वजह से या बेसल सेल कार्सिनोमा देखने के लिए मिल सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और एल्बिनिज्म, ये भी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस होती हैं बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए। मोस्टली जितने भी स्किन कैंसर होते हैं वो वाइट पीपल में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं ब्लैक पीपल्स के कंपैरिजन में, और मोस्ट कॉमनली मिडिल एज्ड मेंस में बेसल सेल कार्सिनोमा देखने के लिए मिलता है। तो आप मुझे इंट्रोडक्शन और एटियोलॉजी ज़रा समझा दीजिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये बताएंगे कि मोस्ट कॉमन कैंसर होता है स्किन का, लो ग्रेड और स्लो ग्रोइंग कैटेगरी का होता है। सर इसमें लोकली इन्वेजन देखने के लिए मिलता है, मेटास्टेसिस इसमें रेयर होता है। ईटियोलॉजी में सर सोलर केराटोसिस यानी कि एक्सपोजर टू द यूवी लाइट्स, एक्सरे इरेडिएशंस और आर्सेनिक के कांटेक्ट में आने की वजह से बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, एल्बिनिज्म, और वाइट पीपल में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है ब्लैक पीपल के कंपैरिजन में, और मिडिल एज्ड मेंस में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन के और हेयर फॉलिकल के बेसल लेयर से ओरिजिनेट होता है। तो अपन को बताना है कि इसका जो ओरिजिन है वो स्किन के और हेयर फॉलिकल के बेसल लेयर से ओरिजिनेट होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस में भी बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो 3 ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से? बेसल लेयर ऑफ स्किन, बेसल लेयर ऑफ हेयर फॉलिकल्स और म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। स्प्रेड कैसा देखने के लिए मिलता है? जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि लोकली मैलिग्नेंट होता है यानी कि लोकली इन्वेजिव होता है। बॉडी में, पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट कि बेसल सेल कार्सिनोमा को हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर रोडेंट अल्सर के नाम से भी आता है तो आपको बेसल सेल कार्सिनोमा ही मेंशन करना है। क्यों कहते हैं इसको रोडेंट अल्सर? क्योंकि इट डिस्ट्रॉयज द टिश्यूज दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कार्सिनोमा। तो उस कैंसर के अराउंड जो भी टिश्यूज उसके कांटेक्ट में आएंगी वो टिश्यूज भी डिस्ट्रॉय होती जाएंगी, इसीलिए इसे रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। किसी भी तरह का हिमेटोजेनस और लिम्फेटिक स्प्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ओरिजिन में आप कौन कौन से चीज़ें बता रहे हो कि बेसल लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर फॉलिकल और म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन में इसका ओरिजिन होता है। स्प्रेड में आपको बताना है कि लोकली मैलिग्नेंट होता है, रोडेंट अल्सर कहते हैं, और हेमेटोजेनस और लिम्फेटिक स्प्रेड इसका देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी और ओरिजिन के बाद अब हमें बताना है किस किस साइट्स में बेसल सेल कार्सिनोमा देखने के लिए मिलता है। तो
साइट की बात करें तो आपको ये सुंदर सी लड़की याद कर लेनी है। जिस तरीके से सभी सुंदर लड़कियों को अपनी आइज़, नोज़ और लिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं एरियाज़ में ये कार्सिनोमा देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा इसका डायग्राम। इसमें आपको समझना है कि देखिए ये जो हमारा आई वाला ये एरिया है, उसके साथ साथ ईयर लॉब्यूल से लेकर के जो लिप्स का जो कॉर्नर है वहाँ से एक लाइन कनेक्ट कर दें तो ये मोस्ट कॉमन एरियाज या फिर साइट्स होती हैं जहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे इसकी साइट्स देखने के लिए मिलेंगी? बिटवीन एंगल ऑफ माउथ टू ईयर लॉब्यूल, जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट क्या है? एंगल ऑफ माउथ से लेकर के ईयर लॉब्यूल तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो हमारी मोस्ट कॉमन साइट होगी बेसल सेल कार्सिनोमा की। उसके अलावा इनर या फिर आउटर आई कैंथस, इनर या फिर आउटर आई कैंथस में ये देखने के लिए मिल सकता है, नोज में देखने के लिए मिल सकता है और नेसोलेबियल फोल्ड में देखने के लिए मिल सकता है। तो कौन कौन सी साइट्स हो गई? एंगल ऑफ माउथ से लेकर के ईयर लॉब्यूल जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है, इनर या फिर आउटर आई कैंथस, नोज और नेसोलेबियल फोल्ड। ठीक है, इसे टीयर कैंसर के भी नाम से जानते हैं। टीयर कैंसर क्यों? क्योंकि ये उन एरियाज़ में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो आंसू है, टीयर्स हैं, वो रोल डाउन होकर के गिरते हैं। तो जब इस लड़की का ब्रेकअप हो जाएगा और ये जब रोएगी तो जिस जिस एरियाज़ में टीयर का कांटेक्ट होगा उन एरियाज़ में इसके होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसे टीयर कैंसर भी कहा जाता है। तो ये हो गई बात साइट्स की। एक बार आप मुझे ओरिजिन, स्प्रेड और साइट रिवाइज करा दीजिए 1 सेकंड के अंदर। तो बेसल लेयर ऑफ स्किन और फेयर फॉलिकल्स में देखने के लिए मिलता है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस में। स्प्रेड जो इसका होता है लोकली मैलिग्नेंट होता है, रोडेंट अल्सर कहते हैं, और हिमेटोजेनस और लिम्फेटिक स्प्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है। बिटवीन ईयर लॉब्यूल और एंगल ऑफ माउथ के पे बीच आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मोस्ट कॉमन साइट होती है। इनर या फिर आउटर आई कैंथस में देखने के लिए मिलता है, नोज और नेसोलैबियल फोल्ड में देखने के लिए मिलता है। टीयर कैंसर इसे कहते हैं। क्लिनिकल फीचर समझते हैं तो अगर फेस में या फिर स्किन में कोई परसिस्टिंग अल्सर है, यानी कि अल्सर दैट नेवर हील्स, तो अगर कोई परसिस्टिंग अल्सर है जिसमें कि रेज्ड एंड बीडेड मार्जिन्स हैं, साथ ही साथ इसमें सेंट्रल स्कैब या फिर नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा। इस फोटो में फर्दर आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक स्कैब या फिर नेक्रोसिस देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या है? परसिस्टिंग अल्सर होता है। परसिस्टिंग अल्सर होता है जिसमें कि रेज्ड एंड बीडेड मार्जिन्स और सेंट्रल स्कैब या फिर नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ नॉन टेंडर और नॉन मोबाइल अल्सर होता है, ड्राई एंड स्लो ग्रोइंग टाइप का होता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में आप क्या क्या बोलने वाले हो बेसल सेल कार्सिनोमा की? कि ये परसिस्टिंग अल्सर होता है विच नेवर हील्स, रेज्ड एंड बीडर मार्जिन्स होती हैं और सेंट्रल स्कैब नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है, नॉन टेंडर और नॉन मोबाइल होता है, ड्राई एंड स्लो ग्रोइंग कैटेगरी का होता है। टाइप्स कितने होते हैं? तो इसमें कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं जैसे कि नोड्यूलर, पिगमेंटेड, सुपरफिशियल, सिस्टिक एंड इन्फिल्ट्रेटिव। तो आपको नाम मेरे साथ बोलना है। सबसे पहला क्या? नोड्यूलर, दूसरा पिगमेंटेड, तीसरा सुपरफिशियल, चौथा सिस्टिक और पांचवा है इन्फिल्ट्रेटिव। नाम आपको याद रखने हैं, नोड्यूलर, पिगमेंटेड, सुपरफिशियल, सिस्टिक और इन्फिल्ट्रेटिव। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो ये मिमिक कर सकता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा और सेबेरोजिक कैरोटाइटिस को। ठीक है, तो ये 3 इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा और सेबोरिक केराटोटिस को। ठीक है, तो ये 3 इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने पड़ेंगे? इसमें हम वेज बायोप्सी कर सकते हैं और डर्मोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं जो कि आप इन्वेस्टिगेशन में लिखने वाले हो, वेज बायोप्सी और डर्मोस्कोपी। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एक्सीशन के साथ साथ स्किन ग्राफ्टिंग यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। तो एक्सीशन के साथ साथ हम फिर स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, रेडिएशन थेरेपी करना होगा। यहाँ पे जो भी टिश्यूज़ हैं जिनको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आईलिड्स, इनके लिए हम रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या किया? एक्सीशन प्लस स्किन ग्राफ्टिंग जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। रेडिएशन थेरेपी करेंगे उन टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए जिनको इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व करना, फॉर एग्जाम्पल आईलिड्स। उसके अलावा हम क्यूरेटाज एंड इलेक्ट्रो डिसेक्शन कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं और MOHS बोले तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली ओरिएंटेड हिस्टोग्राफिक सर्जरी।
तो जितनी भी हमारे यहाँ पे स्किन कैंसर्स होते हैं उसमें MOHS का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो MOHS आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, एक्सीजन प्लस स्किन ग्राफ्टिंग करी, रेडिएशन थेरेपी किया, क्यूरेटाज एंड इलेक्ट्रोडेसिकेशन किया, क्रायोथेरेपी करी, MOHS किया और लेज़र सर्जरी का यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे बेसल सेल कार्सिनोमा की, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मोस्ट कॉमन कैंसर होता है स्किन का, लो ग्रेड और स्लो ग्रोइंग होता है, लोकली इन्वेजिव जिसमें कि मेटास्टेसिस रेयरली देखने के लिए मिलता है, ईटियोलॉजी में UV लाइट्स, एक्सरेज, आर्सेनिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, एल्बिनिज्म वाइट पीपल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और मिडिल एज मैन में देखने के लिए मिलता है। ओरिजिन, स्प्रेड, साइट्स की बात की, क्लिनिकल फीचर्स जिसमें कि परसिस्टिंग अल्सर, सेंट्रल नेक्रोसिस, रेस्ड बीडेड मार्जिन्स, नॉन टेंडर, नॉन मोबाइल, ड्राई एंड स्लो ग्रोइंग होता है। 5 टाइप्स देखे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देखा। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आपको बस चीज़ें याद करते जाना है। ठीक है, अगला टॉपिक है मैलिग्नेंट मेलानोमा। मैलिग्नेंट मेलानोमा जो कि मैलिग्नेंट कैंसर होता है स्किन का, इसमें मेटास्टेसिस देखने के लिए मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बहुत ही अच्छे से कलर्ड वे में इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा मैलिग्नेंट कैंसर होता है स्किन का। क्या होता है कि जो हमारी स्किन में पाए जाने वाली मेलानोसाइट्स होती हैं या फिर जो पहले से एग्जिस्टिंग मोल्स हैं, उनमें फर्दर मैलिग्नेंट मेलानोमा डेवलप होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? हेड एंड नेक में देखने के लिए मिलता है, ट्रंक में और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ये कैंसर देखने के लिए मिलेगा। ईटियोलॉजी समझते हैं, 40 से 50 ईयर्स यानी कि मिडिल एज पर्सन्स में देखने के लिए मिलता है। मेल और फीमेल्स दोनों में इक्वल रेशियोज होते हैं, जबकि BCC में हमने देखा कि मिडिल एज्ड मैन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। UV रेज एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जैसा कि हमने BCC में भी पढ़ा था कि स्किन कैंसर्स वाइट पीपल में ज़्यादा होते हैं ब्लैक्स के कंपैरिजन में। प्री एग्जिस्टिंग जो मोल्स होंगे वो एक रिस्क फैक्टर्स का काम करते हैं जिनमें फर्दर मैलिग्नेंट मेलानोमा डेवलप हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ डिस्प्लास्टिक मोल्स हैं। अगर मोल्स में डिस्प्लेजिया देखने के लिए मिल रहा है, अगर हिस्ट्री है, तो वो भी एक ईटियोलॉजिकल फैक्टर की तरह काम करती है मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए। तो एज क्या हो गया? 40 से 50 ईयर्स। मेल और फीमेल्स में इक्वल देखने के लिए मिलेगा। UV रेज एक्सपोजर वाइट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ब्लैक्स के कंपेरिजन में। प्री एग्जिस्टिंग मोल्स हैं अगर बॉडी में, और जेनेटिकली अगर हमने जेनेटिक फैक्टर्स हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ डिस्प्लास्टिक मोल्स या फिर नेव्स हैं, तो वो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की तरह काम करेंगे। और BCC की ही तरह जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और एल्बिनिज्म एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की तरह काम करता है। ओरिजिन क्या है? एपिडर्मल मेलानोसाइट्स और मोल्स जो होंगे वो ओरिजिन का काम करते हैं। साइट्स की हमने बात करी, साइट्स क्या क्या हैं? हेड एंड ट्रंक में हेड एंड नक, ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैलिग्नेंट मेलानोमा में स्पेशल है, ये हमारा डायग्राम है स्किन को, जो कि एपिडर्मिस से लेकर के सबक्यूटेनियस टिश्यू तक हमने इसको बनाया है। 5 लेवल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उसको समझते हैं लेवल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा। तो 5 लेवल्स जो है इनको हम क्लास लेवल भी कहते हैं। उसके पहले हम समझते हैं स्किन को हमने किस तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहले स्किन को एपिडर्मिस, डर्मिस, पेपिलरी डर्मिस, रेटिकुलर डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमने इन लेवल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद ये 5 लेवल्स बनाए हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले लेवल में जिसको हम बेनाइन मोल कहते हैं, इसमें जो मोल है वो सिर्फ एपिडर्मिस एरिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लास्टिक मोल में जो मोल है वो फर्दर नीचे एक्सपेंड करके पेपिलरी डर्मिस तक एक्सपेंड हो जाता है। फिर लेवल 3 में क्या होता है कि अब पूरी पेपिलरी डर्मिस को मोल ने यहाँ पे एक्सपेंड करके कवर कर रखा है, वहाँ तक फिलिंग हो चुकी है मोल की, तो पूरी पेपिलरी डर्मिस कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रेडियल स्प्रेड। तो यहाँ पे रेडियल स्प्रेड देखने के लिए मिलता है लेवल 3 में मोल का। उसके बाद क्या होता है, वर्टिकल स्प्रेड देखने के लिए मिलता है मोल का, जिसको हम वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं। तो 4th लेवल में रेटिकुलर डर्मिस हमारी कवर्ड हो जाती है। 5th लेवल में जो मोल है वो फर्दर सबक्यूटेनियस टिश्यू लेवल तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। ठीक है, तो क्लार्क्स लेवल
क्या होते हैं, टोटल 5 लेवल में यहाँ पे क्लार्क ने डिवाइड किया है। लेवल 1 में क्या होता है कि सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, जो मोल है सिर्फ एपिडर्मिस एरिया में प्रेजेंट होगा। लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में यहाँ पे जो मोल है वो एक्सटेंशन इनटू द पेपिलरी डर्मिस, अब पेपिलरी डर्मिस तक यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है लेवल 2 में, ठीक है। लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 में फीलिंग ऑफ पेपिलरी डर्मिस कंप्लीटली। अब लेवल 3 में आते आते जो मोल है उसने पूरी पेपिलरी डर्मिस को, अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पूरी पेपिलरी डर्मिस यहाँ पे कवर्ड हो गई है। लेवल 2 में तक क्या था कि पेपिलरी डर्मिस तक एक्सटेंड हुआ था, लेकिन लेवल 3 में अब पेपिलरी डर्मिस पूरी तरह से फिल्ड कर ली है उस एरिया की। लेवल 4 में क्या है, जब वर्टिकल स्प्रेड हुआ है तो उसमें एक्सटेंशन इनटू द रेटिकुलर डर्मिस, तो लेवल 4 में रेटिकुलर डर्मिस तक एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है, वर्टिकल स्प्रेड होता है मोल का। और लेवल 5 में आते आते एक्सटेंशन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो वर्टिकल स्प्रेड फर्दर एक्सटेंड होता है और यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये 5 लेवल हो गए। लेवल 1 में सिर्फ एपिडर्मिस तक होता है, लेवल 2 में एक्सटेंशन पेपिलरी डर्मिस तक पहुंच जाता है, लेवल 3 में पेपिलरी डर्मिस को पूरी तरह से यहाँ पे फिल कर देता है मोल, लेवल 4 में रेटिकुलर डर्मिस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और लेवल 5 में सबक्यूटेनियस टिश्यू तक वर्टिकल स्प्रेड मेटास्टेसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं अपने तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में। टाइप समझते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स को समझने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे, SNLA, जिसे आप SLNA की तरह भी याद कर सकते हो, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको एक और शॉर्ट फॉर्म याद करना रहेगा, SLNB, बोले तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो कि एनीवेयर अराउंड स्किन यहाँ पे डेवलप हो सकता है। इसमें रेडियल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वर्टिकल स्प्रेड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला टाइप कौन सा हुआ, नाम बोलिएगा मेरे साथ, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग। मोस्ट कॉमन होता है, कहीं पे भी स्किन पे एनीवेयर कहीं पे भी डेवलप हो सकता है। रेडियल स्प्रेड ज़्यादा होता है वर्टिकल स्प्रेड के कंपैरिजन में। दूसरा टाइप होता है नोड्यूलर टाइप, जो कि जिसका साइट मोस्ट कॉमनली फेस में देखने के लिए मिलता है। इसमें डार्कर और रेज्ड मार्जिन्स देखने के लिए मिलते हैं। इसमें वर्टिकल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रेडियल स्प्रेड के कंपैरिजन में। तो दोनों को कंपेयर कर लिए 2 सेकंड के अंदर। सुपरफिशियल स्प्रेड मोस्ट कॉमन टाइप होता है मल्टीपल मेलोमा का, एनीवेयर अराउंड स्किन इट कैन डेवलप। रेडियल स्प्रेड इसमें ज़्यादा होता है वर्टिकल स्प्रेड के कंपैरिजन में। दूसरा टाइप है नोडुलर टाइप, जो कि फेस में देखने के लिए मिलता है, डार्कर और रेज्ड मार्जिन्स होते हैं। इसमें वर्टिकल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रेडियल स्प्रेड के कंपैरिजन में। तीसरा टाइप होता है लेंटिगो मैलिग्ना। लेंटिगो मैलिग्ना कहाँ कहाँ पे डेवलप हो सकता है, फेस पे, नेक पे और डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। तो 3 साइड्स होती हैं लेंटिगो मैलिग्ना की, फेस, नेक, डॉर्सम ऑफ हैंड। इसमें फिर से रेडियल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा वर्टिकल स्प्रेड के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद चौथा आखिरी टाइप होता है एक्रल लेंटिजेनस। एक्रल लेंटिजेनस जो होता है रेयर होता है। कहाँ कहाँ पे इसकी साइड्स होती हैं, सोल, पाम और नेल बेड में, ठीक है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है डार्क स्किन पीपल में। याद रखना है, अभी तक जितने भी अपन ने स्किन ट्यूमर देखे थे वाइट स्किन पीपल में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन जो 4th टाइप होता है मेलानोमा का, वो डार्क स्किन पीपल में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें भी वर्टिकल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रेडियल स्प्रेड के कंपैरिजन में। तो अब स्प्रेड कैसे याद रखना है, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, SNLA। तो इसमें जो ऑड नंबर वाले हैं फर्स्ट और थर्ड, उसमें रेडियल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वर्टिकल स्प्रेड से, और जो इवन नंबर वाले हैं सेकेंड और फोर्थ, उसमें वर्टिकल स्प्रेड ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रेडियल स्प्रेड के कंपैरिजन में। उसके साइड याद करना है, जो सबसे पहला वाला होगा वो एनीवेयर होगा स्किन पे, सेकेंड वाला फेस से शुरू होगा, थर्ड वाला फेस के बाद नेक और डॉर्सम ऑफ हैंड को इन्वॉल्व करेगा, और जो एक्रल लेंटिजेनस टाइप होता है वो सोल, पाम और नेल बेड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। 4th टाइप जो होता है वो रेयर और वर्स्ट प्रोग्नोसिस के साथ होता है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन जिसे हम कहते हैं हचिंसन साइन, ठीक है। हचिंसन साइन जो होता है वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन इन नेल फोल्ड। तो जो नेल फोल्ड होते हैं, चाहे वो पैर के होंगे या फिर हाथ के होंगे, उसमें ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलता है। मोस्ट कॉमनली पैर के बड़े वाले अंगूठे पे देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देखा है क्या, हचिंसन साइन, जो कि एक्रल लेंटिजेनस टाइप में देखने के लिए मिलता है
मैलिग्नेंट मेलानोमा में, जिसमें ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ नेल फोल्ड मोस्ट कॉमनली ऑफ ग्रेटर टो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई उसके टाइप्स की। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम टीएनएम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें दो चीज़ें, ब्रेस्लो और क्लार्क्स लेवल अपन को चेक करना होता है। तो सबसे पहला आता है टी इंसिटू, TIS, जिसमें कि जो मेलानोमा होगा वो इंसिटू होगा, अपने लोकल स्टेट पे ही होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो पहला लेवल होता है। ठीक है, इसके बाद अपन डायग्राम में ऊपर जाकर के समझेंगे। T1 में क्या होगा, जो मेलानोमा है वो लेस देन 0.75 मिलीमीटर इन्वेजन करेगा, जो कि सेकेंड लेवल के अंदर आएगा। तो ये जो अपन डेप्थ की बात कर रहे हैं वो डेप्थ है, मतलब नीचे में जाने वाली डेप्थ। ठीक है, उसके बाद T2 लेवल की बात करें तो जो मेलानोमा है वो 0.75 से लेके 1.5 मिलीमीटर तक की डेप्थ को इन्वेड करेगा, जो कि थर्ड लेवल के अंदर आता है। T3 में क्या होता है, मेलानोमा 1.5 से 4 मिलीमीटर तक के डेप्थ लेवल को यहाँ पे अचीव कर लेगा, जो कि फोर्थ लेवल में आएगा। और T4 में फिफ्थ लेवल आएगा, मेलानोमा अब ग्रेटर देन 4 मिलीमीटर ऑफ डेप्थ को यहाँ पे इन्वेड कर चुका होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या अपन ने देखा, चलिए T1 में क्या होगा, मेलानोमा इंसिटू होगा, फर्स्ट लेवल हो गया। T1 की बात करें, T1 में लेस देन 0.75 मिलीमीटर की डेप्थ तक है, सेकेंड लेवल आएगा। T2 की बात करें अगर, T2 में जो मेलानोमा है वो 0.75 से 1.5 मिलीमीटर की डेप्थ तक में है, जो कि थर्ड क्लार्क लेवल पे अचीव करेगा। और जो T3 की बात करें तो मेलानोमा 1.5 से 4 मिलीमीटर तक की डेप्थ पे है, जो कि फोर्थ लेवल पे आएगा। और T4 जो कि लास्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टेज होता है, ग्रेटर देन 4 मिलीमीटर की अगर डेप्थ यहाँ पे अचीव हो गई है तो वो T4 लेवल पे आएगा, जो कि क्लार्क लेवल फिफ्थ पे अचीव होता है। ठीक है, आइए ज़रा डायग्राम पे समझते हैं। तो ये देखिए जो क्लासिफिकेशन है, तो जो पहला लेवल है यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पहला लेवल। ठीक है, और दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के बाद यहाँ पे 0.75 मिलीमीटर की यहाँ पे डेप्थ यहाँ पे अचीव होगी, जो कि कहाँ पे सेकंड क्लार्क के सेकंड लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन में 0.75 यहाँ पे क्लार्क के सेकंड लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो क्लार्क के सेकंड लेवल पे यहाँ पे 0.75 मिलीमीटर की यहाँ पे डेप्थ अचीव होती है। ठीक है, तो ये स्टेज 2 हो गया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो थर्ड स्टेज है 1.5 मिलीमीटर से 0.75 से लेकर के 1.5 मिलीमीटर तक है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में 1.5 से लेकर के 4 मिलीमीटर तक है। उसके बाद 4 मिलीमीटर के बाद अगर फर्दर इन्वेजन है, जो कि फिफ्थ स्टेज पे आएगा, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये बात हो गई इसके टीएनएम क्लासिफिकेशन की। उसके बाद बात करें यहाँ पे लिम्फ नोड्स की, तो N0 होगा अगर कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, N1 होगा अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है और अगर लिम्फ नोड का साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर है, और N2 होगा अगर लिम्फ नोड का जो साइज है वो ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर यहाँ पे साइज होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपको ये चीज़ें एक बार लिखनी पड़ेंगी ताकि आपको याद हो पाए, और एक बार आपको ऊपर वाला डायग्राम ज़रूर बना लेना। ठीक है, स्प्रेड समझते हैं। तो इसमें 3 तरह के स्प्रेड देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, लोकल स्प्रेड देखने के लिए मिल सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड देखने के लिए मिल सकता है, और ब्लड स्प्रेड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो 3 स्प्रेड लेवल हो गए, कौन कौन से, लोकल स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड और ब्लड स्प्रेड। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उसमें प्रेजेंटेशन कैसे देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्री एग्जिस्टिंग मोल्स हैं उसमें चेंजेस अपन को देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है आपको पेशेंट कंप्लेन करके बताए कि ये एक मोल मेरे शरीर में पहले से था, लेकिन इसमें मुझे कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको अपन डिस्प्लेजिया कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहला तो क्या है, चेंजेस इन प्री एग्जिस्टिंग मोल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑफ सोल ऑफ फुट। ठीक है, इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है। तो 2 तरह के प्रेजेंटेशन यहाँ पे अपन को मिल गए, कौन कौन से, चेंजेस इन प्री एग्जिस्टिंग मोल्स और नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑफ सोल ऑफ फुट, ये इसका प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो अल्सर है, अल्सर यहाँ पे पेनलेस, अल्सर यहाँ पे पेनलेस होगा, पेनलेस अल्सर विथ इरेगुलर बॉर्डर्स। तो इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ पेनलेस अल्सर यहाँ पे मिलेगा। कंसिस्टेंट लीजन यहाँ पे मिलता है जिसमें इन ड्यूरेशन एब्सेंट होता है। याद रखना है, याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो इन ड्यूरेशन एब्सेंट होता है मैलिग्नेंट मेलानोमा में, कंसिस्टेंट लीजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे, क्या, अगली डकलिंग साइन। अगली डकलिंग साइन आपको एमसीक्यू में भी देखने के लिए मिल सकता है, मैलिग्नेंट मेलानोमा में ये मिलेगा। इसमें क्या होता है कि मान लो पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे मोल हैं, लेकिन उसमें से एक मोल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा,
वन डिफरेंट मोल देन पेशेंट्स अदर मोल्स, मतलब पेशेंट्स के बाकी मोल में से एक डिफरेंट मोल इसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं अगली डकलिंग साइन। तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा, ये इन ड्यूरेशन एब्सेंट होने वाला पॉइंट भी याद रखना है। प्रेजेंटेशन ऑफ लिख लोगे कि प्री एग्जिस्टिंग मोल होगा जिसमें कि चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है सोल ऑफ फुट पे, ठीक है। अगली डकलिंग साइन आपको लिखना है, ठीक है। लीजन मूव्स विथ स्किन, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लीजन है, मोल को आप इमेजिन करिए, अगर कोई मोल है तो वो आपकी स्किन के साथ मूव करता है कि नहीं करता, तो ऐसा ही है कि जो लीजन है वो स्किन के साथ मूव करेगा। तो ज़रा मुझे एक बार क्लिनिकल फीचर्स जल्दी से रिवाइज करा दीजिए सर। प्रेजेंटेशन कैसा मिलेगा? चेंजेस मिलेंगे यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मोल्स में, नॉन हीलिंग अल्सर मिलेंगे सोल ऑफ फुट पे। अल्सर जो होगा सर पेनलेस होगा विथ इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ। सर इन ड्यूरेशन एब्सेंट होता है इनके लीजन्स में और कंसिस्टेंट लीजन्स होते हैं। अगली डकलिंग साइन मिलता है यहाँ पे सर, और लीजन्स जो होंगे वो मूव करते हैं सर स्किन के साथ, ठीक है। दो टाइप के लीजन्स यहाँ पे मैलिग्नेंट मेलानोमा में देखने के लिए मिलते हैं, दो टाइप के। सैटेलाइट नोड्यूल कहते हैं एक को, और एक को कहते हैं इन ट्रांजिट लीजन। तो दो तरह के लीजन्स यहाँ पे मैलिग्नेंट मेलानोमा में देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला सैटेलाइट नोड्यूल्स और दूसरा होता है इन ट्रांजिट लीजन। तो सैटेलाइट नोड्यूल्स होते हैं वो विद इन 5 सेंटीमीटर ऑफ प्राइमरी मेलानोमा। तो जो प्राइमरी मेलानोमा है उसके 5 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर ही अपन को नोड्यूल्स मिलेंगे, जिन्हें हम सैटेलाइट नोड्यूल कहेंगे। और इन ट्रांजिट लीजन्स क्या होते हैं? डिजीज फाउंड इन डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम प्राइमरी मेलानोमा। तो प्राइमरी मेलानोमा के 5 सेंटीमीटर एरिया के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू लेवल पे अगर कोई हमें मैलिग्नेंट मेलानोमा मिल रहा है तो वो इन ट्रांजिट लीजन कहे जाएंगे। तो दो तरह के लीजन कौन कौन से हुए? सैटेलाइट लीजन और इन ट्रांजिट लीजन। सैटेलाइट नोड्यूल्स जो होते हैं वो 5 सेंटीमीटर एरिया के अराउंड ही मिलते हैं प्राइमरी मेलानोमा के, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में अपन देखो, किसी का भी इन्वेस्टिगेशन आपको लिखना है ना, तो सीबीसी, ब्लड काउंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट तो अपन लिखेंगे ही, ठीक है। अपन को तो नंबर चाहिए, तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट अपन ने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है जो कि मेटास्टेटिक मेलानोमा में देखने के लिए मिलता है, एलडीएच लेवल। जी हाँ, तो एलडीएच लेवल अगर 500 से 1000 यूनिट पर लीटर, अगर यहाँ पे इस लेवल से ज़्यादा अगर मिल रहा है, 500 से 1000 यूनिट पर लीटर अगर ज़्यादा मिल रहा है, एलडीएच लेवल है, तो वो एक इंपॉर्टेंट या फिर स्ट्रॉन्ग प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हो सकता है मेटास्टेटिक मेलानोमा का। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, डायग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है, सजेस्टिव है कि हाँ यहाँ पे मैलिग्नेंट मेलानोमा डेवलप हो सकता है। तो किसकी बात की अपन ने? एलडीएच लेवल की बात करी, ग्रेटर देन 500 to 1000 यूनिट पर लीटर, ठीक है। उसके बाद अपन चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, कहीं कोई मेटास्टेसिस तो डेवलप नहीं हो रहा है। उसी तरीके से यूएसजी एब्डोमेन करा सकते हैं मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। तो अपन ने ब्लड टेस्ट किया जिसमें एलडीएच लेवल को देखा जो कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हो सकता है मेटास्टेटिक मेलानोमा का। चेस्ट एक्सरे और यूएसजी एब्डोमेन किया ताकि मेटास्टेसिस को अपन चेक कर सकें। उसके बाद अपन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सभी कैंसर में या फिर मेलिग्नेंसीज में करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सिशनल बायोप्सी। तो एक्सिशनल बायोप्सी यहाँ पे हम उस प्राइमरी ट्यूमर की कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेलानोमा की अब अगर अपन एक्सिशनल बायोप्सी करें तो वो ट्रीटमेंट में भी काम आता है और इन्वेस्टिगेशन में भी काम आता है। एफएनएसी कर सकते हैं लिम्फ नोड्स की। उसके बाद जिसकी मैंने शॉर्ट नोट की बात करी थी, एसएलएनबी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। सेंटिनल लिम्फ नोड वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि सबसे प्राइमरी या फिर सबसे पहली बार अफेक्टेड होते हैं किसी भी मेलिग्नेंसी में। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन मुझे बता दीजिए सर। ब्लड टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट, एलडीएच लेवल चेक करना होता है सर। अगर 500 से 1000 के लेवल से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हो सकता है मेटास्टेटिक मेलानोमा के। चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करेंगे सर मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। एक्सिशनल बायोप्सी करेंगे सर प्राइमरी मेलानोमा की। एफएनएसी कर सकते हैं सर लिम्फ नोड्स की, और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं सर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो एक्सिशनल बायोप्सी करते हैं। एक्सिशनल बायोप्सी करते ही अगर मेलानोमा कंफर्म हो जाता है तो एक्सिशनल बायोप्सी सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, वो इन्वेस्टिगेशन में भी काम आता है। अगर यहाँ पे मेलानोमा कंफर्म होगा तो ट्यूमर को अपन एक्साइज करेंगे अलोंग विद द नॉर्मल स्किन। याद रख लोगे क्या क्या बोला है मैंने? एक्सिशनल बायोप्सी में कंफर्मेशन होने के बाद ट्यूमर को एक्साइज करना होता है विथ नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो अराउंड में है उसको भी एक्साइज करना होता है।
अब किस क्लासिफिकेशन लेवल पे कितनी नॉर्मल स्किन अपन को रिमूव करनी होती है, तो अगर टी इंसिटिव लेवल पे है तो 0.5 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल स्किन को अपन को एक्ससाइज करना होता है। अगर T1 लेवल पे है तो 1 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल स्किन को अपन को एक्ससाइज करना होता है। और अगर T2 से T4 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल स्किन को अपन एक्ससाइज करेंगे। T-INSI2 में क्या किया है, T-INSI2 में 0.5 सेंटीमीटर, T1 में 1 सेंटीमीटर और T2 से T4 में 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल स्किन को अपन रिमूव करते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट मेलानोमा के साथ साथ उसके बाद लिम्फ नोड डिसेक्शन करना होता है अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। तो अगर T-INSI2 या फिर T1 लेवल पे है तो हमें लिम्फ नोड को डिसेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो T-INSI2 से T1 तक कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर T2 से T3 लेवल पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन लेवल है तो प्रोफाइलेक्टिकली यहाँ पे हमें लिम्फ नोड को डिसेक्ट करना पड़ता है। और अगर T4 लेवल पे यहाँ पे है तो रीजनल लिम्फ नोड को डिसेक्ट करने के साथ साथ अफेक्टेड लिम्फ नोड्स को भी डिसेक्ट करना होता है। तो लिम्फ नोड डिसेक्शन में क्या देखा, T-INSI2 से T1 है तो कोई लिम्फ नोड डिसेक्ट नहीं करना है, T2 से T3 के बीच में है तो प्रोफाइलेक्टिकली लिम्फ नोड्स को डिसेक्ट करेंगे अराउंड में, और T4 लेवल पे है तो रीजनल लिम्फ नोड और अफेक्टेड लिम्फ नोड दोनों को रिमूव करना होता है। उसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं INF अल्फा 2B यूज़ करके। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, INF अल्फा 2B इम्यूनोथेरेपी कहेंगे। रेडियोथेरेपी कर सकते हैं और कीमोथेरेपी कर सकते हैं यहाँ पे डिकार्बाजीन और मेल्फेलन यूज़ करके। ठीक है, तो डिकार्बाजीन और मेल्फेलन यूज़ करके कीमोथेरेपी की, इम्यूनोथेरेपी की और रेडियोथेरेपी करिए। इम्यूनोथेरेपी के लिए INF अल्फा 2B यूज़ किया है। तो ये बात हो गई हमारे मैलिग्नेंट मेलानोमा की। तो चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आप इसका ओरिजिन लिखना, इसके साइड्स लिखना, ईटोलॉजिकल फैक्टर्स लिखना, क्लार्क्स लेवल बता देना अगर आप डायग्राम नहीं बता पाओ तो। ठीक है, उसके टाइप्स बताना जिसका शॉर्ट नॉप SNLA था। ठीक है, उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ये हचिंसन साइन हो गया, इसको बताना है अपन को। स्प्रेड बताएंगे कि लोकल स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड और ब्लड स्प्रेड होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके बताएंगे, हमें अगली डकलिंग साइन बताना है, इंड्यूरेशन एब्सेंट होता है ये बताना है। ठीक है, लीजन्स आप चाहे तो बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन बताना है और ट्रीटमेंट बताना है। तो ये बात हो गई हमारे मैलिग्नेंट मेलानोमा की। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर होता है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर कौन सा था, बेसल सेल कार्सिनोमा। तो अपन को सबसे पहले तो ये बताना है कि जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर होता है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या था, BCC था। ईटियोलॉजी समझते हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, तो कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस यहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में होंगी, जो कि बाउमेंस डिजीज, पेजेट्स डिजीज, ल्यूकोप्लेकिया और सोलर केरेटोसिस, ये सारी प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर दीजिए प्लीज़। बाउमेंस डिजीज, पेजेट्स डिजीज, ल्यूकोप्लेकिया और सोलर केरेटोसिस, ये चीज़ें प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कहलाती हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए। उसके अलावा अपन हर बार पढ़ते हुए आ रहे हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो सकता है। क्रॉनिक स्कार्स अगर हैं या फिर कंटिन्यूअस क्रॉनिकली केमिकल इरिटेशन अगर हो रहा है स्किन में तो भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस बताई, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा बताया, क्रॉनिक स्कार्स बताए, केमिकल इरिटेशंस बताई। UVB रेस अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस क्रॉनिकली स्किन पे अगर पड़ रही हैं तो ये भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में डेवलप हो सकता है। और इम्यूनोसप्रेशन, यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। चलिए अब मुझे आप इंट्रोडक्शन और ईटियोलॉजी बताइए। इंट्रोडक्शन में सर सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर होता है क्योंकि फर्स्ट जो है वो BCC होता है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस आपने बताई थी सर। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में बाउमेंस डिजीज, पेजेट्स डिजीज, ल्यूकोप्लेकिया और सोलर केरेटोसिस आपने बताया। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो सकता है सर। क्रॉनिक स्कार्स या फिर केमिकल इरिटेशंस, UVB रेस का यहाँ पे एक्सपोजर और इम्यूनो सप्रेशन, ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिन की। तो जैसा कि स्क्वैमस बेसल सेल कार्सिनोमा में पढ़ा था, उसमें बेसल लेयर था, यहाँ पे स्किन की स्क्वैमस लेयर यहाँ पे ओरिजिन साइट होती है। तो ओरिजिन साइट क्या है, स्क्वैमस लेयर ऑफ स्किन ओरिजिन साइट हो गई है। साइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ पे SCC डेवलप हो सकता है, तो डॉर्सम ऑफ हैंड, लिम्स, फेस और एब्डोमिनल वॉल। याद करिए प्लीज़ याद करिए।
स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहाँ कहाँ पे डेवलप हो सकता है? डॉर्सम ऑफ हैंड, हैंड के डॉर्सम सरफेस पे। हैंड्स की बात हुई तो लिम्स में भी हो सकता है, फेस में हो सकता है, और फिर एब्डोमिनल वॉल में भी हो सकता है। तो 4 साइड्स आपको बताई हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, एक बार लिख लीजिए। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हैंड के डॉर्सल सरफेस पे, लिम्स में, फेस में और एब्डोमिनल वॉल में हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके पैथोलॉजिकल टाइप्स की। तो इसमें कुछ पैथोलॉजिकल टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स में, अल्सरेटिव, प्रोलिफरेटिव और अल्सरेटिव प्रोलिफरेटिव दोनों मिक्स्ड में, तो इसको अपन कहेंगे मिक्स्ड। तो अल्सरेटिव टाइप जो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का वो मोस्ट कॉमन होता है। प्रोलिफरेटिव जो होता है वो कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है, और मिक्स्ड में दोनों के फीचर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अल्सरेटिव, प्रोलिफरेटिव और मिक्स्ड 3 पैथोलॉजिकल टाइप्स होते हैं एससीसी के। साइड्स फिर से बता दीजिए चलिए, डॉर्सम ऑफ हैंड, लिम्स, फेस और एब्डोमिनल वॉल। देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस पूरे वीडियो से आपको आना ही आना है। 1 घंटे से कम टाइम में या फिर 1 से 1.5 घंटे में वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शांति से बैठ करके देख लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो बस मन में एक बार सारी पॉइंट्स को बसा लेना। ठीक है, एग्जाम अच्छे से देना। जिस तरह से आपको लिखना है, सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में लिख रखी हैं। आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखने होते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो इसका जो एज होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का जो एज है वो रेज्ड और इवर्टेड होगा। ठीक है, तो रेज्ड और इवर्टेड एज होगा, बेस इंड्यूरेटेड होगा। अभी हमने मैलिग्नेंट मेलानोमा में भी इंड्यूरेशन एब्सेंट देखा था, बेस यहाँ पे इंड्यूरेटेड होता है। ठीक है, कोई सा भी ड्यूरेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे एज जो हो गया रेज्ड और रिवर्टेड होगा, बेस यहाँ पे इंड्यूरेटेड होगा। ब्लडी डिस्चार्ज यहाँ पे लीजन से देखने के लिए मिल सकता है। तो अपन ने क्लिनिकल फीचर्स में एज देखा, एज रेज्ड और रिवर्टेड है, बेस देखा इंड्यूरेटेड है, ब्लडी डिस्चार्ज यहाँ पे लीजन्स में देखने के लिए मिलेगा। रीजनल लिम्फ नोड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इनिशियली जो हमारा ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, इनिशियली तो मोबाइल होता है, लेकिन बाद में फिक्स्ड हो जाता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। तो चलिए आप मुझे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बता दीजिए। एज कैसा होगा, आप उसके लीजन के बारे में बता दीजिए। जो एज होगा वो रेज्ड और इवर्टेड एजेस होंगे, बेस इंड्यूरेटेड होगा। ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज यहाँ पे लीजन से देखने के मिल सकता है। रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनिशियली जो लीजन होगा वो मोबाइल होता है, लेकिन बाद में फिक्स्ड हो जाता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के साथ। तो ये 5 क्लिनिकल फीचर्स अपन ने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के देख लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन स्प्रेड की। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा में भी अपन ने 3 टाइप के स्प्रेड देखे थे, लोकल स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड और ब्लड स्प्रेड। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इसमें जो लोकल स्प्रेड होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, जो लोकल स्प्रेड है वो टेंडन, मसल और बोन को इन्वॉल्व कर सकता है। किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है टेंडन का, मसल का और बोन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे लोकल स्प्रेड में देखने के लिए मिल रहा है। लिम्फेटिक स्प्रेड जो होता है वो चीफ मोड ऑफ स्प्रेड होता है, लेकिन लेट होता है। ठीक है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में याद रखना है, जो लोकल स्प्रेड होगा, लोकल स्प्रेड वो टेंडन, मसल और बोन को इन्वॉल्व करता है। लिम्फेटिक स्प्रेड यहाँ पे चीफ मोड होता है स्प्रेड का, लेकिन लेट ऑकर होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ब्लड स्प्रेड रेयर, और अगर होता भी है तो बहुत लेट होता है, तो रेयर होता है ब्लड स्प्रेड। ठीक है, उसके बाद बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, केरेटोएकेंथोमा और पैपिलोमा, इन चीज़ों से अपन को डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। कौन कौन सी? बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, केरेटोएकेंथोमा और पैपिलोमा, इन चीज़ों से अपन को डिफरेंशिएट करना होता है। इन्वेस्टिगेशंस अपन क्या क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस में हमें यहाँ पे 3 चीज़ करनी पड़ती है। वेज बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है वेज बायोप्सी अपन किस में कर रहे हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वेज बायोप्सी, एफएनएसी ऑफ लिम्फ नोड्स और सीटी और एमआरआई फर्दर मैलिग्नेंसी चेक करने के लिए अपन कर सकते हैं। वेज बायोप्सी जो होती है वो उसको अपन एज से अपन को सैंपल लेना होता है। तो वेज बायोप्सी अपन कर सकते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, एफएनएसी करेंगे और सीटी एंड एमआरआई करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें
तो यहाँ पे क्या किया है, वाइड एक्सीशन देते हैं स्किन ग्राफ्टिंग के साथ साथ। तो वाइड एक्सीशन करेंगे, वाइडली अपन एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ साथ वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करना होता है। रेडियोथेरेपी करेंगे, MOHS करेंगे जिसके बारे में आपको BCC में आपको बताया था, और कीमोथेरेपी करेंगे। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तो आप सभी तरह के मेलानोमा में लिख सकते, सॉरी मेलिग्नेंसीज में लिख सकते हो। यहाँ पे स्किन की बात है तो MOHS और वाइड एक्सीजन करेंगे स्किन ग्राफ्टिंग के साथ। कीमोथेरेपी में अपन मेथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन, सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे छोटे से टॉपिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की। जिसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा कि आपको क्लासिफाई करना है सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स को, तो 2 टाइप में अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, एपिथेलियल ट्यूमर्स और नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स। ठीक है, तो एपिथेलियल ट्यूमर्स और नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स में हम सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स को अपन यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर्स में 4 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सर बताओ? सबसे पहला एडेनोमा, दूसरा म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर्स, एसिनाई सेल ट्यूमर्स और इनके कार्सिनोमास। तो 4 टाइप। अब एडिनोमा में भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा और मोनोमॉर्फिक एडेनोमा। अगला टॉपिक हमारा प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा ही होने वाला है, जो कि 5 मार्क्स में देखने के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 टाइप के एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स के। एडेनोमा मतलब बोले तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं उनके ट्यूमर को अपन एडेनोमा बोलते हैं। तो यहाँ पे एडेनोमा, म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर्स, एसिनाई सेल ट्यूमर्स और कार्सिनोमास। 4 टाइप हो गए। चलो बोलो मेरे साथ, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? एपिथेलियल ट्यूमर्स और दूसरा नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स। एपिथेलियल ट्यूमर्स में यहाँ पे सबसे पहला है कौन सा? एडेनोमा है। दूसरा है म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर्स है, एसिनाई सेल ट्यूमर्स है और कार्सिनोमास है। एडिनोमा में भी 2 टाइप होते हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और मोनोमॉर्फिक एडिनोमा। अब बात करते हैं नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स की। तो नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स में आपको नाम पता है, बस रटवाने बाकी हैं। नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स में 5 टाइप होंगे। सबसे पहले लाइपोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है, लिम्फेंजियोमा हो सकता है और सार्कोमा हो सकता है। तो एक बार मेरे साथ बोल लीजिए ना पूरा। नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स में सर लिम्फोमा, लाइपोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, लिम्फेंजियोमा और सार्कोमा हो सकता है। एपिथेलियल ट्यूमर्स में सर 4 टाइप आपने बताए थे। एडेनोमा जो कि प्लियोमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक हो सकता है, म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर बताया था सर आपने, एसिनाई सेल ट्यूमर बताया था और कार्सिनोमास बताए थे। तो ये बात हो गई हमारे सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर की। जिसके बाद अब अपन आ जाते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक होने वाला है। मॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है। तो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा नाम सुनते ही आपको सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर समझ जाना है कि ये एक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है, जो कि मोस्टली पैरोटिड ग्लैंड में, यानी कि 80% ऑफ द केसेस में पैरोटिड ग्लैंड में देखने के लिए मिलता है और मोस्ट कॉमन बेनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 80% केसेस में पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, जिसके बाद फॉलोड बाय सब मैंडिबुलरी एंड देन सबसे कम केसेस में सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन बेनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर हुआ हमारा प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा। इसकी ईटोलॉजी समझते हैं। ईटोलॉजी के लिए आपको ये अंटीजी याद रखनी है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें पैरोटिड स्वेलिंग यहाँ पे अपीयर हो रही है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर है बेनाइन, जिसे हम प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली इसमें 40 to 50 ईयर्स के फीमेल पेशेंट्स अफेक्टेड होती हैं। क्या है? 40 to 50 ईयर्स ऑफ फीमेल्स में ये देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर केसेस में फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है और मेल्स में भी देखने के लिए मिलता है। मिडिल एज फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये स्वेलिंग इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होगी प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा के फॉर्म में। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी समझते हैं। तो इसमें सिस्टिक ये आप जो यहाँ पे ये स्वेलिंग यहाँ पे अपीयर हो रही है, इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टिक स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर कार्टिलेजेस और सॉलिड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्वेलिंग में? कार्टिलेजेस, सिस्टिक स्पेसेस और सॉलिड टिश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एज अ कंटेंट प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा में।
तो इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मोस्ट कॉमन बेनाइन सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है जिसमें 80% केसेस में पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होती है। एटियोलॉजी में 40 to 50 ईयर्स के पेशेंट्स में देखने के लिए मिलेगा, फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पैथोलॉजी में क्या है, ये कंटेन करता है कार्टिलेजेस, सिस्टिक स्पेशेस एंड सॉलिड टिश्यूज़। ये जो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमाज होते हैं ये एक तरह के कैप्सूलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि इनके बाहर कैप्सूल लेयर जो कैप्सूल होती है पैरोटिड ग्लैंड की वो प्रेजेंट होगी, तो इसे हम कैप्सूलेटेड ट्यूमर भी कहेंगे। तो ये एक तरह का कैप्सूलेटेड ट्यूमर होता है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स स्यूडोपॉड्स मे एक्सटेंड बियॉन्ड ट्यूमर मार्जिन। अब मान लीजिए ये जो आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ के जैसे ये जो ट्यूमर मार्जिन है इसके बियॉन्ड भी या फिर यहाँ पे स्यूडोपॉड्स अपीयर होंगे। ये कैप्सुलेटेड ट्यूमर्स के इसमें ये फीचर है कि इसमें स्यूडोपॉड्स भी ट्यूमर मार्जिन के बियॉन्ड एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, कैसा होता है, ये कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है। क्लिनिकल फीचर समझते हैं। तो जो स्वेलिंग है वो 2 लोब में हो सकती है, सुपरफिशियल लोब को भी इन्वॉल्व कर सकती है और डीप लोब को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो अपन सुपरफिशियल लोब ट्यूमर और डीप लोब ट्यूमर दोनों के अपन क्लिनिकल फीचर्स को समझते हैं। तो जो अगर सुपरफिशियल लोब यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का अगर इन्वॉल्व है तो सुपरफिशियल लोब पेनलेस, स्मूथ, फिर्म, मोबाइल और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पैरोटिड। तो पेनलेस स्वेलिंग होगी, स्मूथ होगी, फिल्म होगी, मोबाइल होगी और प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ पैरोटिड। तो ये सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व होने के बाद जो स्वेलिंग होगी उसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, पेनलेस, स्मूथ, फिल्म, मोबाइल एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पैरोटिड। डीप लोब अगर ट्यूमर है, अगर डीप लोब इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो डीप लोब इन्वॉल्व होने के साथ यहाँ पे पॉजिटिव कर्टन साइन देखने के लिए मिलता है। तो डीप लोब ट्यूमर में यहाँ पे पॉजिटिव कर्टन साइन मिलता है। पॉजिटिव कर्टन साइन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब पेशेंट का माउथ क्लोज रहेगा तो जो यहाँ पे जो स्वेलिंग है वो लेटरल रहती है, लेकिन क्या होता है जब आप पेशेंट को माउथ ओपन करने के लिए बोलेंगे तो जो स्वेलिंग है वो मीडियली कर्टन की तरह मीडियली शिफ्ट हो जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं डीप लोब इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव कर्टन साइन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपको बताना है कि अगर डीप लोब इन्वॉल्व है तो पॉजिटिव कर्टन साइन होगा। इसमें कौन कौन से एरियाज़ में डीप लोब में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, तो लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स में देखने के लिए मिल सकती है स्वेलिंग, सॉफ्ट पैलेट में हो सकती है, पोस्टीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अगर कोई विजिबल स्वेलिंग नहीं है तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिकली डंबल ट्यूमर कहते हैं। तो डंबल ट्यूमर कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, डंबल ट्यूमर जब डीप लोब ऑफ ट्यूमर इन्वॉल्व है, डीप लोब पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्व है और अगर कोई विजिबल स्वेलिंग नहीं है तो डंबल ट्यूमर कहेंगे। उसके अलावा लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल को यहाँ पे ये डीप लोब में इन्वॉल्व एरियाज देखने के लिए मिल सकते हैं, और कर्टन साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है अगर डीप लोब ट्यूमर है तो। ठीक है, सुपरफिशियल लोब में देखने के लिए नहीं मिलता है। रेज्ड ईयर लोब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो ईयर लोब्यूल्स होंगे उस सोलिंग की वजह से रेज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्लिटरेशन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर ग्रूव। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट अपन ने क्लिनिकल फीचर और देखे, क्या क्या, रेज्ड ईयर लोब्यूल देखने के लिए मिलेंगे और जो रेट्रोमैंडिबुलर ग्रूव है वो भी ऑब्लिटरेटेड हो जाती है स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस बेनाइन फॉर्म से अगर मैलिग्नेंट यहाँ पे कन्वर्जन होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ पे पेन इंक्रीज हो जाएगा, साइज ऑफ स्वेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा, फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्लिनिकल फीचर्स में आप क्या क्या बताओ, सबसे पहले तो आपने पैथोलॉजी में बताई, पैथोलॉजी में कि कार्टिलेजेस, सिस्टिक स्पेसेस और सॉलिड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एज अ कंटेंट। कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है जिससे स्यूडोपॉड्स भी ट्यूमर मार्जिन के बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हैं, जिन्हें हम स्यूडोपॉड्स बोलेंगे। स्वेलिंग अगर सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व है और डीप लोब इन्वॉल्व है, अगर सुपरफिशियल लोब है तो पेनलेस, स्मूथ, फिल्म, मोबाइल और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पैरोटिड। अगर डीप लोब इन्वॉल्व है तो पॉजिटिव कर्टन साइन मिलेगा। साइट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल, और अगर कोई विजिबल स्वेलिंग नहीं है तो डंबल ट्यूमर कहेंगे हम। ठीक है, रेज्ड ईयर लोब्यूल देखने के लिए मिलेगा और रेट्रोमैंडिबुलर ग्रूव का ऑब्लिटरेशन देखने के लिए मिलता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के केस में पेन बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, मसल इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा, फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, स्वेलिंग है तो नॉर्मली स्वेलिंग के लिए अपन FNAC कराते हैं, CT एंड MRI करेंगे टू नो अबाउट स्टेटस ऑफ डीप लोब,
लोकल एक्सटेंशन एंड स्प्रेड समझने के लिए ओपन बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा के केस में, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर और चांसेस ऑफ इंजरी टू फेशियल नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। क्या बोल रहा हूँ कि ओपन बायोप्सी नहीं करनी होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या रीजन है उसके? इंक्रीज रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर और चांसेस ऑफ इंजरी टू फेशियल नर्व। तो ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना होगा। ओपन बायोप्सी यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्यू टू रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड चांस ऑफ इंजरी टू फेशियल नर्व। सीटी, एमआरआई और एफएनएसी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन की बात। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अगर यहाँ पे सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व है, तो सुपरफिशियल पेरिटीडेक्टोमी करते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व होने के केस में, सुपरफिशियल लोब अगर इन्वॉल्व है तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होता है? सुपरफिशियल पेरिटीडेक्टोमी करना होता है और फेशियल नर्व को रिटेन करके रखना होता है। तो फेशियल नर्व रिटेनिंग सर्जरी होती है, सुपरफिशियल पेरिटीडेक्टोमी करना होता है सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व होने के केस में। डीप लोब अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है, डीप लोब इन्वॉल्व होने के केस में हमें यहाँ पे कंजर्वेटिव पेरिटीडेक्टोमी करना होता है, कंजर्वेटिव, और इसमें भी फेशियल नर्व रिटेनिंग सर्जरी होती है। ठीक है, तो सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व होने के केस में अपन ने क्या किया? सुपरफिशियल पेरिटीडेक्टोमी किया जिसमें फेशियल नर्व रिटेनिंग होती है, और डीप लोब इन्वॉल्व होने के केस में कंजर्वेटिव पेरिटीडेक्टोमी किया जिसमें फेशियल नर्व रिटेनिंग ऑपरेट होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं यहाँ पे पेरिटीडेक्टोमी के? तो यहाँ पे 5 F's आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला फ्लैप नेक्रोसिस हो सकती है, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है फर्दर, फिस्चुला फॉर्मेशन हो सकता है और फ्रे सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, पैरोटिड में आपने पढ़ा होगा नाट में फ्रे सिंड्रोम क्या होता है, जो कि फेशियल नर्व में यहाँ पे डैमेज की वजह से होता है। तो फ्लैप नेक्रोसिस, फेशियल नर्व पाल्सी, फ्लूइड कलेक्शन, फिस्चुला और फ्रे सिंड्रोम, यहाँ पे 5 F's आपको याद रखने हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेरिटीडेक्टोमी के। ठीक है, तो ये हमारी प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा की बात हो गई, जिसमें इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी बताई, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है जिसमें स्यूडोपॉड्स डेवलप हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स बताया जिसमें सुपरफिशियल लोब और डीप लोब इन्वॉल्व होने के फीचर्स क्या क्या होंगे। बाकी के फीचर्स बताए, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के फीचर्स बताए। इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट आपको सुपरफिशियल लोब और डीप लोब दोनों के लिखने हैं और कॉम्प्लिकेशंस में 5 F's बताने हैं। ठीक है, जल्दी से 5 F's मुझे एक बार रिवाइज करा दीजिए। फ्लैप नेक्रोसिस, फेशियल नर्व पाल्सी, फ्लूइड कलेक्शन, फिस्चुला और फ्रे सिंड्रोम। ठीक है, तो ये 5 इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब आज के आखिरी टॉपिक अपन मैलिग्नेंट लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी की बात करते हैं, जो कि अगर सिर्फ नाम लिखने के लिए बोलेगा तो 2 मार्क्स में ये आएगा। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको इसमें ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पेज में ये शॉर्ट नोट्स आपके सामने हैं जिसमें अपन प्री मैलिग्नेंट लीजन्स या फिर कंडीशन समझते हैं ओरल कैविटी की, जो कि फर्दर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हो सकता है। तो सबसे पहला नाम आता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया एक वाइट पैच होता है ओरल म्यूकोसा में। क्या है, कैसा पैच है? वाइट कलर का पैच है ओरल म्यूकोसा में विच कैन नॉट बी रब्ड ऑफ। तो ये हो गया ल्यूकोप्लेकिया। कैसा, किस कलर का पैच है? वाइट पैच है। कहाँ पे है? ओरल म्यूकोसा में है। विच कैन नॉट बी रब्ड ऑफ। मोस्ट कॉमन लीजन होता है यहाँ पे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में से सबसे कॉमन लीजन कौन सा है? ल्यूकोप्लेकिया। वाइट कलर का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हाइपरकेरेटोसिस देखने के लिए मिलती है और ये इरिवर्सिबल होता है, इसको अपन रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। हाइपरकेरेटोसिस मतलब कि यहाँ पे केराटिन लेयर इंक्रीज हो जाती है और केराटिन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये वाइट कलर के यहाँ पे अपीयरेंस होता है। तो क्या क्या हमने देखा यहाँ पे? हाइपरकेरेटोटिक देखा और इरिवर्सिबल होता है। मोस्ट कॉमन लीजन होता है, वाइट कलर का पैच होता है ओरल म्यूकोसा में विच कैन नॉट बी रब्ड ऑफ। वहीं इरिथ्रोप्लेकिया की अगर बात करें, जो कि दूसरा होता है एग्जांपल, ये रेड पैच होता है ओरल म्यूकोसा में। ल्यूकोप्लेकिया वाइट था, इरिथ्रोप्लेकिया रेड ब्लैक होता है। ठीक है, रेड पैच होता है, तो रेड पैच इन ओरल म्यूकोसा विच कैन नॉट बी रब्ड ऑफ, इसे भी हम रब ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसमें मैलिग्नेंसी पोटेंशियल ज़्यादा होती है ल्यूकोप्लेकिया के कंपैरिजन में। तो अपन ये भी बताएंगे कि मैलिग्नेंसी पोटेंशियल जो है यहाँ पे इरिथ्रोप्लेकिया में ल्यूकोप्लेकिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि
ल्यूकोप्लेकिया में जहाँ पे हाइपर केराटोसिस देखने के लिए मिल रहा था, तो यहाँ पे पैरा केराटोटिक एंड इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसमें हाइपर नहीं, इसमें केराटिन लेयर कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये रेड अपीयर होने लगता है। तो ल्यूकोप्लेकिया में हाइपर केराटोटिक एक्टिविटी देखने के लिए मिली थी और एरिथ्रोप्लेकिया में पैरा केराटोटिक एक्टिविटी देखने के लिए मिली है, ठीक है। और दोनों ही इरिवर्सिबल है। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में सीधी सी बात है, स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। अगर क्रॉनिक ट्रॉमा है ड्यू टू चीक बाइट्स की आदत है या फिर ब्रूसेस पहन रखे हैं पेशेंट ने, तो क्रॉनिक ट्रॉमा की वजह से भी यहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया में फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है। तो स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, क्रॉनिक ट्रॉमा, फॉर एग्जाम्पल चीक बाइट्स एंड ब्रूसेस, ठीक है। ये आप दोनों में यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिथ्रोप्लेकिया में और ल्यूकोप्लेकिया दोनों में, ठीक है। अब जो साइट्स होती हैं, साइट्स की बात करते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है? तो ल्यूकोप्लेकिया बकल म्यूकोसा, ओरल कमिश्वर्स, फ्लोर ऑफ माउथ, लिप, चीक एंड टंग में देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ कहाँ? मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा सर। बकल म्यूकोसा, ओरल कमिश्वर्स, फ्लोर ऑफ माउथ, लिप, चीक और टंग में देखने के लिए मिलता है। वहीं एरिथ्रोप्लेकिया कहाँ कहाँ पे मिलेगा? एरिथ्रोप्लेकिया हमें मिलता है लोअर एल्वियोलर म्यूकोसा में मिलेगा, जिंजरो बकल सेल्कस में मिलेगा, फ्लोर ऑफ माउथ, टंग एंड सॉफ्ट पैलेट में मिलेगा, ठीक है। इसको भी मेरे साथ रिवाइज कराइए, चलिए। तो लोअर एल्वियोलर म्यूकोसा, जिंजरो बकल सेल्कस, फ्लोर ऑफ माउथ, टंग एंड सॉफ्ट पैलेट में देखने के लिए मिल सकता है। तो साइट आपको याद रखनी है, 2 बार अपने सामने बोल करके रिवाइज करिए। साइट क्या है ल्यूकोप्लेकिया की? बकल म्यूकोसा, ओरल कमिश्वर्स, फ्लोर ऑफ माउथ, लिप, चीप, टंग। और एरिथ्रोप्लेकिया की देखिए, आप मिक्स भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक की लैंग्वेज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोअर एल्वियोलर म्यूकोसा, जिंजरो बकल सेल्कस, फ्लोर ऑफ माउथ, टंग एंड सॉफ्ट पैलेट, ये एरिथ्रोप्लेकिया की साइट्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या कराना रहता है? बायोप्सी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में अपने पास ऑप्शन है, बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करके सैंपल लेंगे और चेक करेंगे कि कोई मैलिग्नेंट या फिर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है या नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में दोनों बायोप्सी करना होता है। टाइप्स समझते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया के जो टाइप्स होते हैं वो है होमोजेनस, नोड्यूलर और इरोसिव। 3 टाइप्स के होते हैं ल्यूकोप्लेकिया। होमोजेनस हो सकता है, नोड्यूलर हो सकता है और इरोसिव हो सकता है। वहीं एरिथ्रोप्लेकिया में भी होमोजेनस, नोड्यूलर और एरिथ्रोप्लेकिया थर्ड टाइप होता है, जिसमें ल्यूकोप्लेकिया प्लस एरिथ्रोप्लेकिया दोनों देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स भी लगभग सेम के हैं। साइड भी आप थोड़ा थोड़ा सेम कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन भी सेम है, एटोलॉजी भी सेम है, बस यहाँ पे कलर का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपर केराटोसिस और पैराकेराटोसिस देखने के लिए मिलता है। मैलिग्नेंसी पोटेंशियल एरिथ्रोप्लेकिया का ल्यूकोप्लेकिया से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो पॉजिटिव एजेंट है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर सुपारी वगैरह, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे चीक बाइट है, उन चीज़ों को अपन को रिमूव करना होगा। उसके अलावा अपन यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सीशन के साथ साथ स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे? सुपरफिशियल एक्सीशन के साथ साथ स्किन ग्राफ्टिंग की है। वहीं एक्सीशन और एब्लेशन जो तरीका होता है एरिथ्रोप्लेकिया में, ठीक है। तो सेम लगभग यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो गया। उसके बाद थर्ड जो टाइप होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? ये होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है बीटल नट। सुपारी जो पेशेंट खाते हैं उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि ओरल कैविटी में हमारी डेंस सबम्यूकस की फाइब्रोसिस हो जाती है। क्या बोल रहा हूँ? तीसरे टाइप का नाम बोलिए ज़रा। तीसरे टाइप का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है टू बीटल नट। इसमें क्या होता है? डेंस सब म्यूकस लेयर में फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलती है ओरल कैविटी में, जिसकी अब फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या होता है? फर्दर ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, मतलब जो माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या हुआ है? यहाँ पे ट्रिस्मस देखने के लिए मिल रहा है डेंस सब म्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से। ओरल कैविटी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है बीटल नट के लिए। ट्रीटमेंट क्या है? स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, टोबैको छोड़ना पड़ेगा, बीटल नट छोड़ना पड़ेगा और एक्सीशन विथ रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक्सीशन करेंगे और रिकंस्ट्रक्ट करना होता है वहाँ के फर्दर एरिया को। तो एक्सीशन विथ रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉप स्मोकिंग एंड टोबैको, यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। फोर्थ टाइप होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या होता है? ये मोस्ट कॉमनली पेरीमीनोपॉजल वुमेन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पेरीमीनोपॉजल वुमेन में क्या देखने के लिए मिल रहा है? प्लमर विंसन सिंड्रोम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो पेरीमीनोपॉजल वुमेन्स में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है? स्पूनिंग ऑफ नेल्स, ईसोफेजियल प्लस पोस्ट
क्रिकॉइड वेब फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और ग्लोसाइटिस इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम 2 मार्क्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। पेरीमीनोपॉजल वुमेन्स में देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट कॉमन होता है उनमें। स्पूनिंग ऑफ नेल्स, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ईसोफेजियल और पोस्ट क्रिकॉइड वेब फॉर्मेशन होता है और ग्लोसाइटिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है? एनीमिया का करेक्शन करना पड़ेगा और वेब को यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा लेजर और एब्लेशन के थ्रू। जो वेब फॉर्मेशन हुआ है ईसोफेजियल और क्रिकॉइड रीजन में, वहाँ पे उसको लेजर ऑब्लेशन के थ्रू यहाँ पे करेक्ट करना रहेगा और एनीमिया का करेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है। उसके अलावा और कौन से टाइप्स होते हैं? मेलानोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन और कैंडाइडियासिस। ठीक है, फिर से बोलिए, मेलानोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन और कैंडाइडियासिस। तो एक बार इन सातों टाइप के नाम बता दीजिए। ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, प्लमर विंसन सिंड्रोम, मेलानोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन और कैंडाइडियासिस, ये 7 टाइप होते हैं। अगर सिर्फ नाम पूछेगा 2 मार्क्स में तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे जो अगले रिवीजन टॉपिक्स होने वाले हैं डे 4 के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन इससे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आने लगभग फिक्स हैं। अगर टंग कैंसर नहीं आता है तो 2 शॉर्ट इसमें लगभग हमारे बन जाते हैं। तो डर्मोइड सिस्ट पढ़ेंगे, डेंटिजरस सिस्ट पढ़ेंगे, ब्रैंकियल सिस्ट देखेंगे, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट देखेंगे, टंग कैंसर समझेंगे जो कि 20 बैच के लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, जीसीएस स्कोर समझेंगे अपन। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एपिड्यूरल हेमाटोमा देखेंगे और हाइड्रोसेफेलस देखेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्यूआर हैं टेलीग्राम के, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के, जिससे आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा।